आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। मैं हिमांशु रावत फ्रॉम अलायंस आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता हूं इन करंट अफेयर्स मैराथन कंडक्टेड बाय अलायंस आईएएस एकेडमी। दिस करंट अफेयर्स मैराथन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स जो 2020 में एग्जाम देने वाले हैं। इसके अलावा 21 में या 22 में एग्जाम देने वाले हैं। सो करंट अफेयर्स सीरीज का आज हमारा 53rd लेक्चर है। आमतौर पर ये जो लेक्चर्स होते हैं इन्हें हम YouTube पे अपलोड करते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द क्लासेस, बट एट द वेरी लास्ट मोमेंट आई डिसाइडेड कि आई विल कम लाइव बिकॉज आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बट इट हैज अ सर्टेन रेलेवेंस फॉर दोज पीपल ऑल्सो जो समझना चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को, जो समझना चाहते हैं अपनी राज व्यवस्था को, जो समझना चाहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी इंडिया में जो इशू चल रहे हैं वो किस तरीके से आपको और मुझको और हम सबको प्रभावित कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, एडवेंचरस, मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की टॉपिक होने वाला है बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इसकी पूरी तह तक जाने वाला हूँ, पूरी डिटेल्स आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ और उसके बाद आपके ऊपर ये फैसला छोड़ने वाला हूँ कि जो चर्चा जो चल रही है अबाउट दिस इकोनॉमिक पैकेज ऑफ ₹20 लाख करोड़, जो बहुत ही बड़ा अमाउंट है, अनइमेजिनेबल अमाउंट है, इसमें कितना सत्य है और कितना इसमें अर्ध सत्य है, जिसको मैं अर्ध सत्य शुरू से लेकर अभी तक कह रहा हूँ आफ्टर डूइंग माई रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और समझने की कोशिश करते हैं इस मुद्दे को। द हिंदू न्यूज़पेपर और इसका पहला जो पेज है, इस पेज में और इनफैक्ट हिंदुस्तान के सारे अखबारों के प्रथम पेज पर जो न्यूज है दैट इज प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेस ₹20 लाख करोड़ इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। ओके, कैसे शुरू करने से बहुत टफ होने वाला है, ये टेक्निकल होने वाला है क्योंकि इसको समझने के हमको टेक्निकलिटीज में जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम सुपरफिशियल नॉलेज के साथ इस टॉपिक को कवर करेंगे तो ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, हम इसकी निटिविटीज को नहीं समझ पाएंगे। तो कोशिश करता हूँ कि इसे बहुत आसान भाषा में आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहेगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए भी चैलेंजिंग रहेगा जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ और जितना टेक्निकल सत्य है, मैं पॉलिटिकल ट्रूथ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल जो इसके पीछे जो टेक्निकलिटीज हैं, जो ट्रूथ है, जो फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने लेके आने वाला हूँ। सो ओपन माइंड होके, खुले दिमाग से, आप किसी भी विचारधारा से क्यों ना प्रभावित हो, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों ना प्रभावित हो, आपको खुले दिमाग से इसको सोचना पड़ेगा क्योंकि आपके और मेरे जीवन से ये संबंधित है। तो ये तो हो गया बोल वचन, स्टार्टिंग का डिस्क्लेमर, क्योंकि ऑलरेडी इस लेक्चर को बनाने से पहले दो चार लोगों से जो कन्वर्सेशन हो रहा है तो वो एक अलग ही डायरेक्शन में जा रहा है। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि यार इसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, तो उन कमियों के बारे में बात करेंगे ताकि उन कमियों को और अच्छे से सुधारा जा सके और आंख बंद करके हम किसी भी बात पर यकीन ना करें। तो शुरुआत करते हैं। ओके, समझो इसको। क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अलायंस आईएएस एकेडमी 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान करने वाला है। मैं हिमांशु रावत ये ऐलान करता हूं, ये घोषणा करता हूं कि अलायंस आईएएस एकेडमी 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान करने वाला है। 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान हम करेंगे। 4 बार इसलिए बोला क्योंकि हाईलाइट हो, 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान, बड़ी बात। अब अगर मैं पॉलिटिशियन हूं तो मैं इतना कहकर यहां से चला जाऊंगा एंड इट विल बिकम अ ब्रेकिंग न्यूज, इट विल बिकम अ सेंसेशन कि यार कोई इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान करने वाला है और बिना समझे बिना जाने लोग जो है एप्रिशिएट करने लग जाएंगे, क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से साइड लेना शुरू कर देंगे। लेकिन क्योंकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि ये 25 लाख रुपए का योगदान मैं कैसे करने वाला हूं और मैं करूंगा, और जिस तरीके से मैं करूंगा उसी तरीके को मैं अर्ध सत्य कह रहा हूं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं 25 लाख रुपए का योगदान करूंगा तो मैं डेफिनेटली करूंगा, इसमें झूठ नहीं है, लेकिन मैं कैसे करूंगा ये मुझे आपके सामने लेके आना है। तो मैं कैसे करूंगा, जब आप मेरी इस काल्पनिक कथा को, मेरे इस अर्ध सत्य को जब आप समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये जो 20 लाख करोड़ की जो कैलकुलेशन है, 20 लाख करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज है, एक्चुअल में ये किस बारे में बात कर रहा है।
ठीक, तो एक केस स्टडी लेके चलते हैं और मान के चलते हैं कि मैं एक्चुअल में 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान करने वाला हूं। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान मैं कैसे करूंगा। ठीक, मेरा टारगेट है 25 लाख रुपीस और ये 25 लाख रुपीस का आर्थिक योगदान मैं अपनी अर्थव्यवस्था में करूंगा। अब इसको कैसे किया जाएगा? पहला, इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो जब मैं ये कह रहा हूं कि अलायंस आईएएस एकेडमी द्वारा ये किया जाएगा, तो अलायंस आईएएस एकेडमी से संबंधित जितने भी लोग हैं उनके द्वारा ये किया जाएगा, सिर्फ मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। अलायंस आईएएस एकेडमी से संबंधित जितने भी लोग हैं सबके द्वारा ये योगदान किया जाएगा। ठीक, एक तो ये समझें। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं, टीचर्स भी इसमें शामिल हैं और एडमिन भी इसमें शामिल है। तो एक तो पॉइंट ये समझे आप, इसमें सारे के सारे स्टेक होल्डर्स शामिल है, यानी ये सारे के सारे स्टेक होल्डर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 25 लाख रुपए होगा। एक तो ये समझे। दूसरा, क्या ये मॉनेटरी टर्म्स में होगा क्या? यार देखो, जब मैं योगदान बोल रहा हूं ना, आर्थिक योगदान, क्या मैंने ये बोला कि मैं 25 लाख रुपए दूंगा? क्या मैंने ये बोला कि मैं 25 लाख रुपए कैश दूंगा? जवाब है नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं 25 लाख रुपए कैश दूंगा, मैंने ये कहा कि मैं 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान दूंगा। ठीक, अब इस आर्थिक योगदान में क्या क्या आ जाएगा? पहला, जो मैं रेंट दे रहा हूं वो इसमें शामिल होगा, जो मैं सैलरी दे रहा हूं वो इसमें शामिल होगा, जो मैं फीस ले रहा हूं या फिर जो मेरे स्टूडेंट फीस दे रहे हैं वो इसमें शामिल होगा, मेरे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट तक आने में जो ऑटो का किराया देते हैं वो इसमें शामिल होगा, अपनी बाइक में अपनी स्कूटी में जो पेट्रोल डाल रहे हैं वो इसमें शामिल होगा, जो बुक्स खरीद रहे हैं वो इसमें शामिल होगा, जो बिजली का खर्चा है वो इसमें शामिल होगा, जो पानी का खर्चा है वो इसमें शामिल होगा। राइट, समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब समझे क्या 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान है, किस किस ने दिया? स्टूडेंट्स ने दिया, टीचर्स ने दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया। कैसे दिया? जो हम रेंट दे रहे हैं, या देखो जो मैं रेंट दे रहा हूं वो अर्थव्यवस्था में जा रहा है ना, दैट इज माय योगदान। अगर मैं इंस्टीट्यूट नहीं चला रहा होता तो मैं रेंट नहीं दे रहा होता, अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे होते तो फीस नहीं दे रहे होते, तो वो किस तरीके से योगदान देते? नहीं देते। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जो रेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो सैलरी दे रहा हूँ, बच्चे जो फीस दे रहे हैं, ठीक है, ऑटो का किराया, पेट्रोल का किराया, बुक्स खरीदने का किराया, मैगजीन्स खरीदने का किराया, पेन खरीदने का किराया, ये सब मिलाकर जो है 25 लाख रुपए के योगदान की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक, एक तो ये। दूसरा ये कि भाई जब मैंने ये बोला कि मैं 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान देने वाला हूं, तो क्या मैंने ये बोला कि मैं 1 महीने बाद दूंगा? क्या मैंने ये बोला कि मैं अगले दिन दूंगा? क्या मैंने ये बोला कि मैं 1 साल बाद दूंगा? क्या मैंने ये बोला कि मैं 5 साल बाद दूंगा? नहीं बोला ना, मैंने कुछ बोला ही नहीं मैं कब दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि मैं 25 लाख रुपए कब दूंगा। ठीक, और मान लो मैं 25 लाख रुपए 5 साल के अंदर अंदर दूंगा। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे? इन सारी कैलकुलेशंस को 5 साल तक जोड़ेंगे और तब जाके 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान हो गया। क्या एक्चुअल में मैंने 25 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया? क्या एक्चुअल में किया? आंसर इज यस। भाई ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो देश की अर्थव्यवस्था में मनी को इन्फ्यूज कर रही है ना। ठीक, तो इससे ज्यादा ही बैठेगा क्या, लेकिन मान के चल रहे थे 25 लाख रुपए है, तो क्या आने वाले 5 सालों में मैंने 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान किया? बिल्कुल किया। तो क्या मैं झूठ बोल रहा था? नहीं बोल रहा था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा था कि मैं 25 लाख रुपए का आर्थिक योगदान करने वाला हूं और मैं करूंगा। मैं बाय डिफॉल्ट करूंगा, मैं ऑटोमेटिकली करूंगा, अगर मैं नहीं भी बोलता तो भी मुझे करना होगा। ठीक ठीक, क्या मैंने 25 लाख रुपए कैश दिया? क्या मैंने 25 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डाला? क्या मैंने 25 लाख रुपए का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया? क्या आंसर इज नो। ठीक, तो शायद इस केस को समझकर अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा ये 20 लाख करोड़ का जो आर्थिक पैकेज है एक्चुअल में ये क्या है। ठीक, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से इतना बड़ा अमाउंट, एक अनइमेजिनेबल अमाउंट, ये किस तरीके से न्यूज में आ रहा है, चर्चाओं में आ रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है। लोग जीरो गिन रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, लोग पीएम केयर फंड की कैलकुलेशन लगा रहे हैं, सो एंड सो फोर्थ। ठीक ठीक, तो ये है केस स्टडी। इस केस स्टडी को समझ के ही हम आगे बढ़ेंगे। और अब मोटा माटी आपकी समझ में आ चुका होगा कि मेरा लेक्चर किस तरफ जाने वाला है। मेरा लेक्चर जाने वाला है इन सारी कैलकुलेशंस पर कि भैया कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, क्या क्या कैलकुलेट होगा, कौन सा पैसा आएगा। अच्छा, आप ये भी सवाल कर सकते हो कि भाई तुम 5 साल की कैलकुलेशन के बारे में बात करो, हो सकता है 3 साल बाद इंस्टीट्यूट बंद हो जाए, तब कैसे योगदान होगा।
तो उस फैक्टर को भी कंसीडर किया गया है, यानी कि जो इनकम मेरे को आई नहीं है उसको भी इस 20 लाख करोड़ में शामिल किया गया है, उसको भी इस 25 लाख रुपए में शामिल किया गया है। ठीक है, यानी वो मनी जो कि अभी रियलाइज्ड ही नहीं हुआ है, जो मैटेरियलाइज्ड भी नहीं हुआ है, उसको भी कैलकुलेट किया गया है 20 लाख करोड़ में। जो पैसा भी आपके पास आया ही नहीं है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास आएगा, तो वो जो एक्सपेक्टेड मनी है उस एक्सपेक्टेड मनी को भी 20 लाख करोड़ में शामिल किया गया है। ठीक, तो ये हो गया एक थीम। मैंने आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दिया है कि ये इशू किस बारे में बात करता है। अगेन मैं डिस्क्लेमर दूंगा, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, और ना मैं किसी पार्टी के फेवर में हूं, ना मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं सिर्फ पॉलिसी वॉच कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से काम करेंगी, वो किस तरीके से उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या बेनिफिट होंगे, क्या इसका बेनिफिट नहीं है, डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। अगर ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं तो 5 साल बाद 25 लाख रुपए तो आएंगे ना, अगर ये नहीं होगा तो कहां से आएंगे? उसी तरीके से 20 लाख करोड़ की कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस थीम को अपने दिमाग में रखते हुए मैं बार बार ये कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को जितनी आसानी से आप तक पहुंचा सकूं, जितनी आसानी से आप इसे समझ सके, उतना बेहतर होगा। और जो आपके आर्ग्यूमेंट होंगे वो बेसलेस नहीं होंगे, उनके अंदर दम होगा। ठीक है, फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, भावनाओं के साथ बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद है कुछ शब्द हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। यहां से केवल वो लोग लेक्चर सुनना जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को। मिर्च मसाला यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब हम टेक्निकल जाने वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के काम की बातें हैं। यहाँ पे वो वर्ड्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वर्ड्स हैं जो एक पढ़े लिखे इंसान को पता होने चाहिए। ठीक है, तो जिंदाबाद मुर्दाबाद वाला जो ऑडियंस है वो जा सकते हैं, उनके लिए टाइम वेस्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो हमें कुछ इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। कौन कौन से इकोनॉमिक टर्म्स? रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है? दूसरा, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? मॉनेटरी स्टिमुलस क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है? और इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या होता है? इकोनॉमिक स्टिमुलस, इकोनॉमिक स्टिमुलस, ध्यान से देखें, इकोनॉमिक स्टिमुलस, ये है इकोनॉमिक स्टिमुलस। ठीक है, और इन सारी बातों में डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक स्टिमुलस इज डिफरेंट फ्रॉम फिस्कल स्टिमुलस एंड फिस्कल स्टिमुलस इज डिफरेंट फ्रॉम मॉनेटरी स्टिमुलस। तीनों अलग अलग बातें हैं भाई, दिमाग खोल के सुनो। इकोनॉमिक स्टिमुलस अलग होता है, मॉनेटरी स्टिमुलस अलग होता है, और फिस्कल स्टिमुलस अलग होता है। ठीक है, अगर मैं 25 लाख रुपए तुम्हें कैश दे दूंगा ना तो वो फिस्कल स्टिमुलस में आएगा, समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं 25 लाख रुपए इस तरीके से बांटूंगा जिस तरीके से मैंने बांटे हैं तो फिर वो इकोनॉमिक स्टिमुलस में आएगा। ना नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि मैं फिस्कल स्टिमुलस दूंगा, ना अखबार बोल रहे हैं कि हम फिस्कल स्टिमुलस देंगे। उन्होंने ये बोला कि हम इकोनॉमिक स्टिमुलस देंगे, तो अपनी तरफ से वो गलत नहीं है। बट अगेन, समझाया कौन? समझाया नहीं, तो सिर्फ 25 लाख रुपए दूंगा और हम आगे बढ़ गए और हम लड़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पहले समझते हैं रेपो रेट क्या होता है। या देखो, जो थोड़े बहुत तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पता है कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। बट स्टिल टू हैव अ जनरल आइडिया, ब्रीफ आइडिया अबाउट दिस थिंग्स, एक एक दो लाइन में इनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यार देखो, रेपो रेट क्या होता है, ये आपका है आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये आपके कमर्शियल बैंक जैसे कि आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, सो एंड सो फोर्थ। तो मान के चल लेते हैं एसबीआई, और ये है कौन? ये है हम, हाउस होल्ड्स। ठीक है, एक और पार्टी होती है इसमें, बिजनेस, जो आपके कॉर्पोरेट्स होते हैं। तो 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके आपस का जो लेन देन होता है उसमें उस पर अर्थव्यवस्था की टिकी होती है। ठीक है, तो अब देखो, अगर आपको गाड़ी लेनी है या फिर आपको नया बिजनेस खोलना है और आपको लोन की आवश्यकता है, तो कहां से पैसा लोगे? यहां से लोगे? नहीं लोगे। मालिक के पास नहीं जाओगे पैसा लेने के लिए, अंबानी के पास नहीं जाओगे, आरबीआई के पास जाओगे। क्या आरबीआई से भी आप पैसे नहीं लोगे तो किससे लोगे? एसबीआई से लोगे, पीएनबी से लोगे। तो आपने क्या किया? आपने यानी हाउस होल्ड ने पैसा लिया एसबीआई से। ठीक है, कितना पैसा लिया? मान लो 10 लाख रुपए ले लिए आपने। 10 लाख रुपए का लोन ले लिया। किससे ले लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से या किसी भी कमर्शियल बैंक से। तो भाई जब आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो एसबीआई फ्री में थोड़ी दे रहा होगा, आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कितना इंटरेस्ट दोगे? जो भी इंटरेस्ट जो है एमसीएलआर के थ्रू डिसाइड होते हैं। अब ये नहीं बताऊंगा एमसीएलआर क्या होता है, और डीप में हो जाएगा। तो समझो आपने इनको क्या करना है, यानी इसने आपको 10 लाख रुपए दिए एसबीआई ने, कमर्शियल बैंक ने, और आप उसको क्या दोगे? 10% ब्याज दोगे। ठीक है, 10% ब्याज आप उनको पे करोगे और उसके बदले में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे।
ठीक, तो अब एसबीआई के पास एक लिमिटेड अमाउंट होता होगा ना, एसबीआई थोड़ी ना पैसे छाप रहा है, पैसे छापने का काम आरबीआई का। तो मान लो एसबीआई को पैसों की आवश्यकता है, तो एसबीआई भी तो पैसे लेगा, तो एसबीआई किससे पैसे लेगा, आरबीआई से पैसे लेगा। ठीक है, तो मान लो एसबीआई ने 100 करोड़ रुपए लिए आरबीआई से, ठीक है, आरबीआई ने पैसे दिए किसको, एसबीआई को 100 करोड़ रुपए। तो एसबीआई क्या करेगा, एसबीआई इनको इंटरेस्ट देगा, जैसे आप इसको दे रहे थे ना 10%, वैसे ही एसबीआई जो है, कमर्शियल बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, और वो जो इंटरेस्ट होगा उसी को हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक हैं उन बैंकों को जिस दर पर, जिस रेट पर जो है लोन मिलता है, कहां से लोन मिलता है, आरबीआई से लोन मिलता है, उस दर को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। आया समझ, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कि आरबीआई जो है वो एसबीआई से पैसे लेगा। ठीक है, यानी बहुत खतरनाक इकोनॉमिक्स हो जाएगी, बस मोटा माटी समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे नहीं तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है पैसे ले रहा है, किससे पैसे ले रहा है, एसबीआई से पैसे ले रहा है, कितने ले रहा है, 100 करोड़ रुपए ले रहा है। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इनको इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो एसबीआई का पैसे कमाने का तरीका क्या है, कई बार वो आरबीआई को पैसे दे देता है और उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा कमाने का तरीका क्या है कि वो लोन जो है किसको देगा, वो बिजनेस को देगा, कॉर्पोरेट्स को देगा, या हम लोगों को देगा जो हम लोन वहां से उठा रहे हैं, उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट से जो है आपकी कमर्शियल बैंक का जो कॉमर्स है वो चलता है, जो बिजनेस है वो चलता है। ठीक, तो दो चीजें हो गई क्लियर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओएमओ। तो यार देखो, मानो कि आपको पैसे की आवश्यकता है, ठीक है, तो भाई जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको पैसों की आवश्यकता है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पैसा लेने के। अभी शॉर्ट में जाते हैं और समझो आप गए मार्केट और आपको पैसे उठाने हैं। तो दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अगर आपको एक साल से कम के लिए पैसा चाहिए होगा, ठीक है, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, अगर आपको एक साल के लिए, एक साल से कम के लिए पैसा चाहिए होगा, तो दैट पर्टिकुलर मार्केट विल नोन एज मनी मार्केट। और अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए होगा, एक साल से ज्यादा चाहिए होगा, तो उसको हम कहेंगे कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि मनी मार्केट में जब आप जाते हो तो मनी मार्केट के कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, उन टूल्स में भी नहीं जाते, क्या टूल्स होते हैं, अपने लिए अभी टाइम वेस्ट है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की क्लास में फिर कभी करेंगे। अभी आप समझो कि आपने गए और आपने पैसा उठाना है, तो मनी मार्केट वाला ऑप्शन काट देते हैं क्योंकि आपको एक साल से ज्यादा के लिए पैसा उठाना है। तो अब आप जाएंगे कैपिटल मार्केट में। ठीक है, आपका मतलब ये हो गया, आप भी जा सकते हैं, सरकारें भी जा सकती हैं, राज्य सरकारें भी जा सकती हैं, कॉर्पोरेट्स भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। ठीक है, तो अब आप गए कैपिटल मार्केट और आपने पैसा उठाना है एक साल से ज्यादा। तो यार अब पैसा आपको चाहिए, मान लो सरकार को पैसा चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो इनको जब पैसा चाहिए होता है तो 500, 1000, 1 लाख, 5 लाख नहीं चाहिए होता है, कोई ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़। तो इतना पैसा क्या आरबीआई की जेब में रखा है क्या, और अगर रखा भी है तो क्या वो देगा क्या? ठीक है, क्या वो नया पैसा छापेगा? ठीक, अगर नया पैसा छापेगा तो अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा गड़बड़ जाएगी। तो होता क्या है कि आपकी जो केंद्र सरकार जो होती है वो क्या करती है, कागज का टुकड़ा लेती है और उस कागज के टुकड़े में कुछ लिख देती है। क्या लिख देती है कि ये कागज के टुकड़े की वैल्यू 1 लाख रुपए है, और जब आप 1 साल बाद आओगे तो आपको इस कागज के टुकड़े की 1,05,000 रुपए मिलेंगे या 1,10,000 रुपए मिलेंगे। समझ रहे हो, एक कागज का टुकड़ा लिया और उसमें लिख दिया कि दिस पेपर हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 1,05,000 रुपए हो जाएगी। तो आप जाएंगे और आप कागज का टुकड़ा खरीदेंगे और अगले साल उसको बेचेंगे तो उसकी 5,000 रुपए वैल्यू में, बिना अर्थव्यवस्था में पैसे को इन्फ्यूज किए हुए पैसा जनरेट कर दिया गया। इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो गवर्नमेंट ने कागज के टुकड़े लिए और कागज के टुकड़े अब उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। क्या खुद करेगी इस्तेमाल? आंसर इज नो। तो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को मार्केट में रिलीज करने के लिए मीडिएटर का इस्तेमाल करेगी, दैट मीडिएटर इज आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है, इन कागज के टुकड़ों को ऑक्शन करता है। ठीक है, मार्केट में ऑक्शन करेगा। अब आप प्राइवेटली भी इसको खरीद सकते हो और जो कमर्शियल बैंक है वो भी इसको खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या किया जाएगा, आरबीआई जो है उसको बेचेगा। ठीक है, किसको बेचेगा, मान लो एसबीआई को बेचा,
एसबीआई ने कागज के टुकड़े लिए, कमर्शियल पेपर लिए, क्योंकि उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो है, एक साल बाद तो उसकी डेफिनेटली 1 लाख का पेपर जो है 1,05,000 का हो जाएगा या 1,10,000 का हो जाएगा। तो अब आरबीआई ने क्या किया, एसबीआई को वो बेचा। ठीक, अब जब एसबीआई को वो बेचा तो एसबीआई क्या देगा, पैसा देगा। ठीक, और पैसा चला गया आरबीआई के पास, आरबीआई के थ्रू चला गया आपकी सरकार के पास, और सरकार के पास पैसा आ गया। ओके, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, यानी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, ये जो कागज के टुकड़े होते हैं, इनको सेल करने के प्रोसेस को और इनको खरीदने के प्रोसेस को, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट पेपर्स जो होते हैं, उनके सेल एंड परचेज का जो प्रोसेस होता है उसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। या देखो, अपने आप में ये पूरे 1 घंटे के लेक्चर है, बट क्योंकि मुद्दा कोई और है, लेकिन उस मुद्दे को समझने के लिए थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स का पता होना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बहुत छोटे में ये ब्रीफ कर रहा हूं। उसके बाद बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। अब देखो यार, 2 तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक, मौद्रिक नीति। ठीक, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कौन बनाता है, इसको बनाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जो फिस्कल पॉलिसी होती है इसे कौन बनाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और खास तौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका निर्धारण आरबीआई करेगा, और जो फिस्कल पॉलिसी है उसका निर्धारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। तो फिलहाल यहाँ पे रखो, इतना दिमाग में रखो कि जहां पे मॉनेटरी पॉलिसी आपको दिखाई देगा, वहां पर आपको ये समझना है कि आरबीआई ने कुछ स्टेप लिए हैं, आरबीआई ने कुछ कदम उठाए हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड फिर आ जाता है मॉनेटरी स्टिमुलस। स्टिमुलस का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रोसेस को स्पीड अप करना या स्टार्ट करना। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को अगर आपको स्टार्ट करना है, उसको स्पीड अप करना है, तो उसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो मॉनेटरी स्टिमुलस का मतलब ये हो गया कि आप मार्केट में पैसा इंफ्यूज कर रहे हो या मार्केट से पैसा निकाल रहे हो, आप किसी प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो। तो जहां पे मॉनेटरी स्टिमुलस शब्द आप देखेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने क्या किया है, मॉनेटरी स्टिमुलस जो है मार्केट में रिलीज किया है। ठीक है, तो मॉनेटरी जहां जहां पर आपको मॉनेटरी शब्द दिखाई देगा, आरबीआई समझ लेना ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपका फिस्कल पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया, फिस्कल पॉलिसी कौन निर्धारित करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो इसमें डिफरेंस समझो। मॉनेटरी पॉलिसी, आपने अगर अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ देखते हैं तो आपने समझा होगा कई बार कि रेपो रेट जो है वो 25 पॉइंट्स नीचे कर दिया गया है, रिवर्स रेपो रेट इतना कर दिया गया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ये कर दिया गया, तो उसका फैसला कौन करता है, आरबीआई करती है। जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे तो मान लो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में हो रहा है, सरकार आपके अकाउंट में पैसा डाल रही है, किसानों के अकाउंट में पैसा डाल रही है, तो वो जो करने का काम होगा वो किसका होगा, वो सरकार का होगा, और उस नीति को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी जहां पे आएगा वहां पे सरकार का रोल है, मॉनेटरी पॉलिसी जहां पर आएगा वहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है। इसको बुद्धि में बिठा लो अच्छे से, आगे वाला पूरा टॉपिक जो है इसी के ऊपर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मोटा मोटी समझो, जिस तरीके से हम हैं तो हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, खर्चे होते हैं और आय होती है। ठीक है, यानी हमारी इनकम होती है और हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं। मान लो अगर हमारी इनकम 100 रुपए है और हमारे खर्चे 105 रुपए के हैं, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। तो जो आपके इनकम के और एक्सपेंडिचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, और ये फिस्कल सरप्लस भी हो सकता है, अगर आपकी इनकम ज्यादा और खर्चे कम है, आपके 100 रुपए की इनकम है और 90 रुपए के खर्चे हैं, तो 10 रुपए फिस्कल सरप्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम डेफिसिट की बात करेंगे, डेफिसिट मतलब ही कम हो गया, तो कम का मतलब ये कि 100 रुपए आपकी इनकम है लेकिन खर्चे आपके 105 रुपए। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही रहता है, फिस्कल सरप्लस नहीं होता है हिंदुस्तान में। ठीक है, इसलिए आप ज्यादातर अखबारों में, मैगजीन में आप हमेशा फिस्कल डेफिसिट ही सुनोगे, फिस्कल सरप्लस आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये हो गया आपका फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार की आय में, उसकी इनकम में और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट। क्लियर? आगे बढ़े, फिस्कल स्टिमुलस। अब फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, देखो जो मॉनेटरी स्टिमुलस था, मॉनेटरी स्टिमुलस का मतलब है कि किसी भी प्रोसेस को कौन स्टार्ट कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्ट कर रहा है। उसने क्या किया, उसने रेपो रेट को जो है, मान लो उसने बढ़ा दिया, रेपो रेट को उसने बढ़ा दिया। इसका मतलब बैंक जो है पहले जब पैसे ले रहे थे तो उनको 10% ब्याज देना पड़ रहा था, अब उन्हें 15% ब्याज देना पड़ेगा। तो क्या बैंक लेगा, पैसे नहीं लेगा, कहीं और से लेगा। ठीक है, तो इस स्टिमुलस को करने के पीछे जो इंस्टीट्यूट है, जो बॉडी है, दैट इज आरबीआई। ठीक है, अगर हम फिस्कल स्टिमुलस की बात करें तो फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या, सरकार क्या करेगी, सरकार आपकी अर्थव्यवस्था में पैसा इंफ्यूज करेगी, डालेगी। कैसे डालेगी, जैसे अभी डाल रही है।
ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, आपके अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। तो इस तरह की जो नीति है उनको फिस्कल स्टिमुलस कहा जाता है। सड़कें बनवा दी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवा दिया। तो सरकार के द्वारा जो नीतियां ली जाती हैं, आर्थिक नीतियां जो ली जाती हैं, उनको फिस्कल स्टिमुलस कहा जाता है। उसके बाद है आपका इकोनॉमिक स्टिमुलस, जो हाल फिलहाल रिलीज किया गया है, जिसको आप लोगों ने फिस्कल स्टिमुलस समझ लिया। फिस्कल स्टिमुलस नहीं है भाई 20 लाख करोड़ रुपए। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सरकार द्वारा जो आर्थिक नीतियां होती हैं, जो पैसा डायरेक्टली खर्च किया जाता है, उसको फिस्कल स्टिमुलस कहा जाता है। जो पैसा डायरेक्टली खर्च किया जाएगा, दैट इज नोन एज फिस्कल स्टिमुलस। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने फिस्कल स्टिमुलस नहीं बोला, उन्होंने बोला इकोनॉमिक स्टिमुलस है 20 लाख करोड़। तो अब ये इकोनॉमिक स्टिमुलस क्या होता है? तो ये जो 20 लाख करोड़ है भाई, इकोनॉमिक स्टिमुलस है। और ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस होता है, ये सब का जोड़ है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 25 लाख रुपए का एग्जांपल दिया था, ठीक, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी चीजों को जब जोड़ दिया जाएगा तब मिलाकर होगा इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो क्या क्या जोड़ा? फिस्कल स्टिमुलस जोड़ दिया, यानी सरकार ने अपने सारे खर्चे जोड़ दिए, वो जो कर दिए गए, वो जो करने वाले हैं, वो जो अभी इमेजिनेशन में है, ठीक है, उनको जोड़ दिया। उसके बाद क्या जोड़ा? मॉनेटरी स्टिमुलस, आरबीआई जो कर चुका है वो भी जोड़ दिया, आरबीआई जो करने वाला है वो भी जोड़ दिया, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको भी जोड़ दिया, सब जोड़ दिया, ठीक है। और क्या, जो अदर रिफॉर्म्स हैं, कैसे रिफॉर्म्स? लॉ में जो आप रिफॉर्म्स करोगे, लेबर लॉज में जो रिफॉर्म्स करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिफॉर्म्स करोगे, ठीक है, फैक्ट्री खोलने में जो आप जो रियायत दोगे, टैक्स बेनिफिट्स जो आप दोगे, ठीक है, जो आपके जो इनकम टैक्स में जो आपको रिबेट दिया जाएगा, वो सारी की सारी चीजें जो है अदर रिफॉर्म्स, इनको कौन लेता है? इनको गवर्नमेंट देती है। अगर एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, अगर कोई कानून चेंज करना है तो पार्लियामेंट वो फैसला लेगी। तो इन सब के कलेक्शन को, यानी फिस्कल स्टिमुलस, यानी स्टेप्स टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, फिस्कल स्टिमुलस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद है मॉनेटरी स्टिमुलस, डिसीजंस टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसके अलावा जो बाकी रिफॉर्म्स हैं, इन सब को जब आप जोड़ दोगे, इन सारी कैलकुलेशंस को आप जोड़ोगे, तब उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक स्टिमुलस। और इन सब को जोड़ने के बाद इकोनॉमिक स्टिमुलस बनता है 20 लाख करोड़ का। तो अगर आपको ये लगता है कि 20 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में कैश की फॉर्म में आने वाले हैं, तो ये गलत लगता है आपको, ठीक है। 20 लाख करोड़ रुपए कैश नहीं आने वाला है। तो जो कैलकुलेशन आप कर रहे थे 15,000 रुपए के आसपास जो आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है, मजाक में ही सही, वो नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता है, वो अर्थव्यवस्था में भी नहीं आने वाला है। ये 20 लाख करोड़ जो है, ये अर्थव्यवस्था में इस तरीके से आएगा, और ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। बस क्या कर दिया गया, इनके नंबर्स को जोड़ दिया गया है, और नंबर को जोड़ने के बाद आपको एक बड़ा नंबर दिखाया गया है 20 लाख करोड़ का, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये अर्ध सत्य है, ठीक। तो ये है आपका इकोनॉमिक स्टिमुलस। तो एक एक करके देखते हैं अब इनमें क्या दिक्कतें हैं। तो पहला है आपका फिस्कल स्टिमुलस एंड फिस्कल डेफिसिट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता लग चुका है, आइडिया लग चुका है कि फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, और आपको ये भी पता लग चुका है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। अगर हम सरकारी आंकड़ों के बारे में बात करें भाई, तो सरकारी आंकड़े खुद ही ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान में फिस्कल स्टिमुलस, यानी जो डायरेक्ट कैश जो है, डायरेक्ट पैसा जो है, ठीक है, वो पूरी दुनिया में सबसे कम वाले देशों में है। यानी कि हम बहुत ज्यादा फिस्कल स्टिमुलस अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं देते। कितना देते हैं? लेस देन 1%। डायरेक्ट जो पैसा हम अपनी अर्थव्यवस्था में डालते हैं, यानी सरकार जो डायरेक्ट पैसा डालती है अपनी अर्थव्यवस्था में, दैट इज लेस देन 1%। जापान 20%, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं फिस्कल स्टिमुलस में, बहुत कम है। सरकार के आंकड़े, घर में बैठ के नहीं बनाए मैंने, ये सरकारी आंकड़े, हम लोग लेस देन 1% ऑफ अवर टोटल जीडीपी जो है वो फिस्कल स्टिमुलस के तौर पर देते हैं। लेस देन 1%, बहुत कम है। अगर हम जापान के बारे में बात करें तो 20% जापान दे रहा है, ठीक है। मलेशिया हमसे ज्यादा दे रहा है, सिंगापुर हमसे ज्यादा दे रहा है, 12.2% सिंगापुर का है, ठीक। तो ये समझे आप, फिस्कल स्टिमुलस हम लोग बहुत कम देते हैं अर्थव्यवस्था में, और जो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, आप ये सोचिए कि ये 10% ऑफ जीडीपी हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला। जब 10% ऑफ जीडीपी के हम बारे में बात कर रहे थे, तो हम इकोनॉमिक स्टिमुलस के बारे में बात कर रहे थे, फिस्कल स्टिमुलस के बारे में बात नहीं कर रहे थे। एक तो ये समझो। दूसरा, हमारे देश की जो फिस्कल डेफिसिट है, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वाली कंट्रीज के ब्रैकेट में आता है। फिस्कल डेफिसिट समझ रहे हैं, यानी कि जो आपके खर्चे हैं वो ज्यादा हैं और जो आपकी इनकम है वो कम है। तो अपने यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट कितना है? ऑलमोस्ट 4.5%।
यानी 100 रुपए आपकी कमाई है और 104.5 आपका खर्चा है। समझ रहे? तो ये इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा डेफिसिट में है, फिस्कल डेफिसिट में है, ठीक, एज कंपेयर टू जापान, मलेशिया, सिंगापुर। तो ये जो देश है इनका फिस्कल डेफिसिट कम है और फिस्कल स्टिमुलस ज्यादा है। समझ में आ रहा है? सर दर्द तो नहीं हो रहा है? ये अभी बहुत बहुत बेसिक है, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल अभी नहीं जा रहा हूँ। तो समझो आप, फिस्कल स्टिमुलस हम नहीं दे सकते हैं, बहुत क्लियरली फिस्कल स्टिमुलस हम लोग नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। तो जो हवाई 20 लाख करोड़ है वो हम नहीं दे सकते भाई, समझो उसको, हम नहीं दे सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम जो है सबको क्लब करके 20 लाख रुपए दिखा सकते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग अब 10% तो भूल जाओ, 1% भी नहीं दे रहे हम लोग फिस्कल स्टिमुलस। हमारा फिस्कल डेफिसिट लगभग जो है 4.5% के आसपास है। ठीक है, एक तो ये समझे, आगे बढ़े। अब फिस्कल स्टिमुलस है इसको थोड़ा सा और डीप में समझ लेते हैं। अगर हम अपने करंट ईयर के बजट के बारे में बात करें, एक साल का जो हमारा बजट है, अगर हम देखो जीडीपी आप समझ रहे हैं ना, जीडीपी क्या होता है यार, इकोनॉमिक्स के साथ यही दिक्कत है कि कहीं से भी कुछ लिंक आ गया और अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर तो कथा है, फिर तो समझ में नहीं आएगा। मैं नहीं बता रहा जीडीपी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जीडीपी जो है हिंदुस्तान की अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो लगभग 200 लाख करोड़ की है। 200 लाख करोड़ की जीडीपी है अपने अर्थव्यवस्था की। अपना जो देश है इसकी अर्थव्यवस्था लगभग 200 लाख करोड़ के आसपास की है। ठीक है, तो ये तो समझो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीडीपी। दूसरा समझो क्या, दूसरा ये कि हमारा जो है एनुअल बजट कितना है, जो हमारा हाल फिलहाल वाला जो बजट है वो कितना है। हमारा हाल फिलहाल जो बजट है वो 28 लाख करोड़ का है। हमारा जो ये बजट जो चल रहा है, एनुअल बजट चल रहा है, जो बनाया गया इस बार, ये 28 लाख करोड़ का है। ठीक है, समझे? अब हमारे पास बचा कितना पैसा? 20 लाख करोड़। केंद्र की बात हो रही है, केंद्र के पास 20 लाख करोड़ रुपए बचा। 8 लाख करोड़ रुपए कहां गया? वो उन्हें देना पड़ेगा किन्हें? राज्यों को। जो आपके राज्य हैं उनको 8 लाख करोड़ रुपए बांटना पड़ेगा। क्यों बांटना पड़ेगा? अब ये भी अलग टॉपिक हो जाता है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र सरकार के पास जो टैक्स से कलेक्टेड पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बांटना पड़ता है राज्यों को। फाइनेंस कमीशन ने ये बोला कि आपके पास भाई जितना पैसा होगा, केंद्र को बोला, उसका 42% आपको जो है राज्यों में बांटना पड़ेगा। तो मोटा माटी जो है 8 लाख करोड़ रुपए राज्यों को बांटने हैं। ठीक, तो आपके पास कितने बचे? 20 लाख करोड़। समझ लो, ये 20 लाख करोड़ दोबारा आ गया यार। जब आपके पास एक साल का खर्चा ही 20 लाख करोड़ रुपए है तो क्या सारा का सारा 20 लाख करोड़ रुपए लगा दोगे क्या कोविड-19 पे? कॉमन सेंस, नहीं लगाओगे, लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अभी सरकार के पास कितना बचा? 20 लाख करोड़ रुपए बचा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले बजट में सरकार ने प्लान किया था क्या? सरकार ने प्लान किया कि पैसे की तंगी है तो हम उस पैसे की तंगी को दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे? पब्लिक बोरोइंग। ठीक है, पब्लिक बोरोइंग। और कितना टारगेट किया था? 7.8 लाख करोड़। ठीक है, तो 7.8 लाख करोड़ का हमने टारगेट किया था कि हम लोग क्या करेंगे? पब्लिक से बोरो करेंगे। पब्लिक बोरोइंग कैसे करेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे, सो एंड सो फोर्थ, अलग अलग टूल्स होते हैं उसके, वहां पे नहीं जाएंगे। तो 7.8 लाख करोड़ रुपए हम लोग लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यार अपने पास पैसा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिस्कल डेफिसिट टारगेट हमने कितना रखा था? 3.8%। ठीक, हमने ये सोचा था कि 100 रुपए का अगर हमारा खर्चा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो फिस्कल डेफिसिट होगा, एक्सपेंडिचर और जो इनकम के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट शुड बी अराउंड 3.8%। तो ये फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हमने 3.8% इस साल रखा हुआ था। ठीक है, समझो, तो ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। अब आ जाता है कोविड-19। जैसे ही कोविड-19 आता है तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रिवाइज्ड पब्लिक बोरोइंग्स हो जाता है। अब रिवाइज पब्लिक बोरोइंग होगा तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा पैसा लोगे क्योंकि पैसा नहीं है आपके पास। तो जो आपका पहले था 7.8 लाख करोड़ का जो टारगेट था वो बढ़ जाएगा और अब आप पब्लिक से लोगे 12 लाख करोड़ रुपए। तो सरकार जो है पब्लिक बोरोइंग करेगी कितने रुपए की? 12 लाख करोड़ की पब्लिक बोरोइंग जो है सरकार करने वाली है। ये सरकार का रिवाइज्ड टारगेट है। ठीक, रिवाइज अगर टारगेट बढ़ेगा 12 लाख करोड़ रुपए तो जाहिर सी बात है आपका रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट भी होगा। ठीक, फिस्कल डेफिसिट भी होगा। तो जो हमने पहले 3.8% रखा था वो बढ़कर हो गया 5.5%, जो कि बढ़ेगा और जाएगा 6% तक और भी ज्यादा जा सकता है।
तो जो हमने सोचा था कि हम 3.8% तक फिस्कल डेफिसिट रखेंगे, वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ गया और कितना हो गया 5.5%। तो सरकार का टारगेट है कि हम इतना रखना चाहते हैं, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा 6% तक जाने देंगे, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। इसका मतलब अगर हमारी कमाई 100 रुपए है तो खर्चा 106 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये टारगेट है सरकार का। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सच में 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो आर्थिक पैकेज दिया जाता है। अगर सच में वो आर्थिक पैकेज दिया जाता है तो ये जो हमने टारगेट 6% का रखा है फिस्कल डेफिसिट का, ये सीधे पहुंच जाएगा 15% पर। फिस्कल डेफिसिट 15%, आप इमेजिन नहीं कर सकते। 15% का फिस्कल डेफिसिट का मतलब है आपकी अर्थव्यवस्था गई कम से कम 15 साल के लिए। ठीक, तो बेवकूफ नहीं है सरकार, ये फैसला नहीं लेने वाली सरकार। ठीक है, 15% फिस्कल डेफिसिट के साथ हम लोग नहीं जाने वाले हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो फिस्कल स्टिमुलस अभी तक कितना दिया है सरकार ने? जो आप 20 लाख करोड़ सोच रहे हैं कि 20 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल स्टिमुलस दे दिया गया है, एक्चुअल में कितना दिया है सरकार ने? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। ठीक, अभी तक दिया गया है 1.7 लाख करोड़, 1,70,000 करोड़। ये फिगर आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, मार्च में आपने सुना था ये। ठीक है, 1,70,000 करोड़ रुपए, उसको बोलते हैं पैकेज, उसको बोलते हैं आर्थिक पैकेज। जो सच में दिया गया था 1,70,000 करोड़ रुपए, उसको बोला जाता है फिस्कल स्टिमुलस। ठीक, तो 1,70,000 करोड़ रुपए वो दिए गए थे, आर्थिक पैकेज वो दिया गया था, जिसे हम एक्चुअल में, जिसे हम रियल सेंस में फिस्कल स्टिमुलस बोलेंगे। ठीक, एक तो वो दिया गया था, और क्या दिया गया था? 1 लाख करोड़ रुपए और दिए गए थे फिस्कल स्टिमुलस में। कहां पर दिए गए थे? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, और 2-3 स्कीम और थी। तो उन स्कीम के तहत जो है 1 लाख करोड़ रुपए और दिए गए थे। तो टोटल आपका बैठ गया 2.7 लाख करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट अभी तक दिया गया है सरकार के द्वारा। 20 लाख करोड़ रुपए नहीं, 2.7 लाख करोड़। अच्छा, एंड आपका दिल टूट जाएगा ये बात सुनते हुए कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपए है ना, ये रेगुलर खर्चा है, ये वैसे भी देना था। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोई अभी की योजना नहीं है ये। ठीक, इसमें वैसे भी पैसा देना था। अगर कोविड-19 नहीं भी आता तो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपको वैसे भी 1 लाख करोड़ रुपए देना ही देना था। तो एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 1.7 ही होना चाहिए था, बट बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं सरकार को। एक्चुअल में हम मान लेते हैं कि 2.7 लाख करोड़ रुपए, 2,70,000 करोड़ रुपए का फिस्कल स्टिमुलस अभी तक जो है सरकार ने दिया है। ठीक ठीक, और ये सरकारी आंकड़े हैं। उसके बाद बात करते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस की। तो अभी तक हमने देखा कि सरकार ने क्या किया। तो मोटा माटी सरकार ने क्या किया? सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए का फिस्कल स्टिमुलस आपकी अर्थव्यवस्था में डाला है। ठीक, अब बात करते हैं मॉनेटरी स्टिमुलस की। मैंने आपको अपने लेक्चर की स्टार्ट में बताया था, जब हम मॉनेटरी स्टिमुलस के बारे में बात करेंगे तो मॉनेटरी स्टिमुलस का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इसने क्या किया। ठीक है, तो पहला समझे, आरबीआई ने क्या किया? मॉनेटरी मेजर्स लिए। क्या मॉनेटरी मेजर्स लिए? उसने रिवर्स रेपो रेट को और रेपो रेट को गिरा दिया। उसने रेपो रेट को और रिवर्स रेपो रेट को गिरा दिया। अब इससे क्या होगा? समझो, इससे क्या होगा? हाँ, क्या हुआ नहीं, क्या होगा, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यार इसकी अर्थव्यवस्था को समझो। ये है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये है आपका एसबीआई, ठीक है, कमर्शियल बैंक। ठीक, अब एसबीआई क्या करता था? एसबीआई जो है आरबीआई से पैसे लेता था, मान लो 100 करोड़ रुपए, और इसके बदले में एसबीआई जो है 10% ब्याज देता था। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, 10% ब्याज देता था। तो अब आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने, और इसी 10% को हम रेपो रेट बोलते हैं। अगर आप शुरू से लेक्चर सुन रहे हैं मेरा, तो मैंने आपको बताया था रेपो रेट क्या होता है। तो ये जो 10% है ये रेपो रेट है। आरबीआई ने क्या किया? इस रेपो रेट को गिरा दिया। गिराने का मतलब ये हो गया कि अब जो है एसबीआई को मान लो 8% पे पैसा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसबीआई के पास ज्यादा पैसा रहेगा। समझ रहे हो? पहले 10% ब्याज देना पड़ रहा था, अब 8% ब्याज देना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एसबीआई के पास ज्यादा पैसा रहेगा। ठीक, अब अगर एसबीआई के पास ज्यादा पैसा रहेगा तो ज्यादा पैसा वो लोन में देगी। आरबीआई ने ये सोचा,
ठीक है, आरबीआई ने ये सोचा कि हम क्या करें, कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा रहने देते हैं। जब उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा तो क्या होगा, जब ज्यादा पैसा रहेगा तो वो जो कमर्शियल बैंक है वो कॉर्पोरेट्स को लोन देंगे, वो आपको लोन देंगे, और वो जो लोन की दर होगी वो सस्ती होगी। और क्योंकि जब आप लोन लोगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा, आप फैक्ट्री खोलोगे, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे और अर्थव्यवस्था दोबारा से अपने रास्ते पर आ जाएगी। ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी। इस तरीके से आप मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का इस्तेमाल करते हो। तो एक तो ये हो गया, आपने रेपो रेट को गिरा दिया, ठीक। आपने रिवर्स रेपो रेट को क्यों गिराया? रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये हो गया कि जब आरबीआई आपसे पैसा लेगी, आरबीआई ने आपसे 100 करोड़ रुपए लिए और इसके बदले में आरबीआई आपको मान लो आरबीआई आपको पहले 8% देती थी, अब आरबीआई आपको 6% देगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो कमर्शियल बैंक है वो डीमोटिवेट हो जाएंगे आरबीआई को अपना पैसा देने के लिए, वो नहीं देंगे आरबीआई को पैसा। तो दो चीजें एक साथ हो रही है, पहला ये कि रेपो रेट को जो है कम कर दिया गया जिससे कि आपके जो कमर्शियल बैंक है उनके पास ज्यादा पैसा है। दूसरा क्या हो रहा है कि रिवर्स रेपो रेट को भी कम कर दिया गया ताकि जो बैंक है वो अपना पैसा आरबीआई के पास ना रखें, अपने पास रखें। दोनों का एक ही मतलब ये हो गया कि जो आपके कमर्शियल बैंक है उनके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा, और जब उनके पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो वो सस्ती दरों में लोन प्रोवाइड करेंगे। जब वो सस्ती दरों में लोन प्रोवाइड करेंगे तो आप तक लोन पहुंचेगा, जब आप तक लोन पहुंचेगा आपकी जेब में पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा आप इन्वेस्ट करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। तो ये कैलकुलेशन करी किसने? ये कैलकुलेशन करी आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उन्होंने अपने मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल किया। तो ये जो सब किया जा रहा है इसी को कहा जा रहा है मॉनेटरी स्टिमुलस। दूसरा, जब ये सब किया जा रहा है तो इमेजिन किया जा रहा है एक टारगेट की, जब हम ये करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ नहीं है। जब ये स्टेप लिए जा रहे हैं तो आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग कि आपके मार्केट में इतना पैसा आएगा, वो पैसा एक्चुअल में भी आया नहीं है। इन टूल्स का इस्तेमाल करके ये माना जा रहा है कि इतना पैसा मार्केट में आएगा, तो वो जो आएगा है ना उसको भी उस 20 लाख करोड़ में जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो ये है आपका मॉनेटरी स्टिमुलस, ठीक। रेपो रेट समझे, रिवर्स रेपो रेट समझे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या कर दिया, सीआरआर को रिड्यूस कर दिया। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जो बैंक होते हैं, बैंक के पास मान लो, या कि बहुत आसान भाषा में समझो इसको, बैंक के पास 100 करोड़ रुपए रखे हुए और सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो जो है वो 4% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बैंक के पास अब केवल और केवल 96% पैसा रहेगा, 96 करोड़ रुपए रहेंगे लोन में देने के लिए, 4 करोड़ रुपए वो नहीं दे सकता, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये हो गया कि जितना आरबीआई निर्धारित करेगा कि सीआरआर इतना होगा, उतना पैसा जो है जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उन्हें अपने पास रखना पड़ेगा, वो उसको लोन में नहीं दे सकते। तो जब आप इस 4% को गिरा के 3% करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, अब 97 करोड़ रुपए होंगे बैंकों के पास। तो जो तीनों के तीनों टूल्स आप देख रहे हो, तीनों का मकसद एक है कि बैंकों की जेब में ज्यादा पैसा रहे ताकि बैंक जो है सस्ती दरों में आप तक ब्याज दे सके। तो सीआरआर को भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। ये टूल्स का इस्तेमाल कौन करेगा? आरबीआई करेगा, जिसने किया, ठीक है। इन सब का जो एक्सपेक्टेशन है वो ये था कि लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए जो है वो आपकी अर्थव्यवस्था में, कीवर्ड है अर्थव्यवस्था में, आएंगे। एक्सपेक्टेशन है, आए नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3,75,000 करोड़ रुपए इन सारे कदमों को उठाने के बाद, इन सारे मेजर्स को उठाने के बाद, इन सारे स्टेप्स को उठाने के बाद आपकी अर्थव्यवस्था में आएंगे। तो ये पैसा तो भाई अभी आया नहीं है, ठीक। ये आएगा, हो सकता है ना आए, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3,75,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा आरबीआई ने क्या किया? ओपन मार्केट ऑपरेशन किया, जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है। अच्छा, यूपीएससी आपसे ये पूछेगा कि जब हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या किया होगा आरबीआई ने? क्या इसने सेल किया होगा या इसने परचेज किया होगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में दोनों चीजें होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल भी किया जाता है और परचेज भी किया जाता है। तो यार समझो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव है अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा डालना, इन्फ्यूज करना, ठीक है। तो ज्यादा पैसा कब इन्फ्यूज होगा? जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचा जाएगा या फिर खरीदा जाएगा, दोनों में से क्या। तो अब समझो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जब आप इसे बेचोगे तो आपने खरीदा, मानो ये मार्केट है, मार्केट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा 100 करोड़ रुपए का,
तो ये कागज का टुकड़ा मार्केट में गया और मार्केट का 100 करोड़ रुपए आरबीआई के पास आ गया। क्या आरबीआई ये चाहता था कि मार्केट से 100 करोड़ रुपए उसके पास है? आंसर इज नो। आरबीआई ये चाहता है कि उसके पास से मार्केट में पैसा जाए। तो अब आरबीआई क्या करेगा? परचेज करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रुपए से ऑलरेडी पूछ चुका है इसको, ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है, फिर से समझे। ये सारी जो कवायद की जा रही है, 3,75,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालना है, 1,50,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालना है, यानी कि मार्केट की तरफ पैसा डालना है। तो मार्केट की तरफ आप पैसा कैसे डालोगे? मार्केट की तरफ पैसा ऐसा डालोगे कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करना है? खरीदना है। तो जब आप खरीदोगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आप मार्केट को पैसा दोगे और मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी उठाओगे। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं आरबीआई कैरिड ओवर मार्केट ऑपरेशन ऑफ रुपीस 1.5 लाख करोड़ रुपीस, इसका मतलब आरबीआई ने खरीदा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई ने परचेज किए हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, और वहां से फिर आरबीआई ने मार्केट में पहुंचाया 1.5 लाख करोड़ रुपए। तो 1.5 लाख करोड़ रुपए ये हो गया, ये एक्चुअल में आया है, ठीक है, आया है या ऑन द प्रोसेस है, क्योंकि ये तो सेल एंड परचेज आएगा ही आएगा पैसा। ये जो 3,75,000 करोड़ रुपए है, ये एक्सपेक्टिंग किए आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस पे, जो एक्चुअल में मिस्टर मोदी ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। एक्चुअल में उन्होंने इकोनॉमिक स्टिमुलस अनाउंस किया है, उन्होंने कोई फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस नहीं किया था। तो इकोनॉमिक स्टिमुलस में क्या क्या आएगा भाई? सबसे पहले तो आएगा टैक्स रिलीफ। जो भी टैक्स में रिलीफ किया जाएगा, आप पहले 1,000 रुपए टैक्स देते थे, चलो मान लो 1 लाख रुपए टैक्स देते थे, अब आपको जो है 90,000 रुपए टैक्स देना है, तो एक व्यक्ति का 10,000 रुपए बच गया। ऐसे ऐसे करके पूरी कैलकुलेशन लगा लो, तो वो जो पूरा अमाउंट बनेगा उसको भी 20 लाख करोड़ रुपए में डाला गया है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, बाहर से कोई पैसा आया, आपने कोई पैसा लगाया, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट वाली हो चाहे एफपीआई वाली हो, सारी इन्वेस्टमेंट को जो है उसको भी डाल दिया गया है इकोनॉमिक स्टिमुलस में, ठीक है। तो मान लो अगर आप सुन रहे हैं कि अमेरिका ने 25,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थ्रू एफडीआई, या वॉलमार्ट ने किए, या फेसबुक ने किए, या गूगल ने किए, ठीक है, या चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इस 20 लाख करोड़ रुपए की कैलकुलेशन में काउंट की जाएगी। उसके बाद है लॉन्ग टर्म इजी लोन, ठीक है। आप गए बैंक में और आपने बैंक से लोन लिया, तो जब आप बैंक से लोन लेंगे तो मान लो पहले आपको 1 साल में वो लोन चुकता करना है, 2 साल में करना है, 5 साल में करना है, अब आपको सस्ती दरों में लॉन्ग टर्म लोन दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो लॉन्ग टर्म लोन का जो गैप आ रहा है, ठीक, उस गैप को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टैक्स ब्रेक्स फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको ये कहा गया कि चलो ठीक है आप लोन ले लो, 1 साल तक आप कुछ नहीं देंगे, 2 साल तक कुछ नहीं देंगे, 3 साल तक कुछ नहीं देंगे, तो वो जो अमाउंट है जो आप रिबेट कर रहे हो, जो आप छोड़ रहे हो, उसको भी आपने इस 20 लाख करोड़ में शामिल किया है। इसके अलावा फुल टैक्स एग्जेम्पशन, जो कंपनीज जो है, जो फैक्ट्रीज जो है, आपकी पर्सनल जो प्रोटेक्टिव गियर है, इक्विपमेंट्स है, उनको बनाने में लगी है, तो उनको पूरे तरीके से टैक्स माफ कर दिया गया उनका। तो जो टैक्स माफ किया जा रहा है उसको भी इस 20 लाख करोड़ रुपए में शामिल किया गया है, यानी कि कायदे से मुझे 1 लाख रुपए देना था आपको टैक्स, लेकिन आपने क्या कर दिया, मेरा टैक्स माफ कर दिया। तो जब वो 1 लाख रुपए आपने मेरा टैक्स माफ किया, तो उसको भी शामिल कर दिया गया है 20 लाख करोड़ रुपए में। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप सड़क अगर बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल अगर बना रहे हैं, आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप अगर एयरपोर्ट बना रहे हैं, ठीक, आप अगर ब्रिज बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप बना रहे हैं, वो सारा का सारा खर्चा इस 20 लाख करोड़ रुपए में शामिल किया गया, ठीक। यानी कि अगर आप देखें कि हाईवे में कोई काम चल रहा है और वो जो 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है, तो भाई वो 15 लाख रुपए को भी काउंट किया जा रहा है 20 लाख करोड़ रुपए में, ठीक है, ठीक। इसको बारीकी से समझो, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा वो सारा का सारा उस 20 लाख करोड़ रुपए में शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा बोल्ड रिफॉर्म्स इन लैंड रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लेबर रिफॉर्म्स, अभी हमने कल के लेक्चर में, फेसबुक लाइव नहीं था, वो यूट्यूब में था वो लेक्चर, कल या परसों शायद लेक्चर था, तो उसमें टॉपिक था कि आने वाले 5 सालों खर्च करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक। तो वो सारे का सारा जो है इसमें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जब मैं ये कह रहा था, या फिर जब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, तो क्या आप में से किसी ने ये सुना कि 20 लाख करोड़ रुपए कब तक दिए जाएंगे? नहीं सुना। आंसर इज 5 to 7 years, 5 से 7 सालों में जो सरकार का खर्चा होगा इकोनॉमिक स्टिमुलस, उस खर्चे को कहा जा रहा है, ठीक। आने वाले 5 से 7 सालों में जो सरकार खर्च करेगी अलग अलग तरीकों से, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, थ्रू फिस्कल पॉलिसी, थ्रू इन्वेस्टमेंट,
थ्रू स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, सो एंड सो फॉर टैक्स रिडेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन, इन सारी कैलकुलेशंस को मिला के 20 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आपको दिखाया जा रहा है या स्टिमुलस आपको सीख रहे हैं, इकोनॉमिक स्टिमुलस। दिक्कत क्या है इसके साथ? दिक्कत तो ये है कि अगर आप देखो सारी कैलकुलेशन अगर आप उठा के देखो तो मैंने आपको बताया कि ज्यादातर हम डिपेंड कर रहे हैं किस चीज के ऊपर? हम डिपेंड कर रहे हैं जो आपका मॉनेटरी स्टिमुलाई है उसके ऊपर। ठीक, अभी तक हमने 2,70,000 करोड़ रुपए का फिस्कल स्टिमुलाई मार्केट में डाला है। इसके अलावा जो पैसा खर्च किया जा रहा है या जो पैसा जो आर्थिक पैकेज दिया जा रहा है या जो भी हम स्टिमुलाई के बारे में बात करें, वो पूरा का पूरा स्टिमुलाई जो है वो कौन सा है? वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला है, यानी वो आरबीआई के द्वारा उठाए गए कदम हैं जिनके आधार पर हम 20 लाख करोड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात करें, फिस्कल स्टिमुलाई के बारे में बात करें, तो अभी तक वो केवल सिर्फ 2,70,000 करोड़ है, जिनमें से 1 लाख करोड़ तो वैसे भी सरकार का रेगुलर फिस्कल स्टिमुलाई होता ही होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें हमारे लिए कौन सा अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा अच्छा है, तो अर्थव्यवस्था के लिए फिस्कल स्टिमुलाई ज्यादा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि फिस्कल स्टिमुलाई यानी जब सरकार खर्चा करती है तो वो खर्चा डायरेक्ट आपको दिखाई देता है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा। वो सड़क बनेगा तो सड़क बनेगी तो दिहाड़ी मिलेगी, डायरेक्ट आपके पास पैसा आएगा। प्रोजेक्ट बनेगा तो सामान बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, सरिया बिकेगी, इंजीनियर को नौकरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी, मजदूरी होगी। ठीक है, तो वो जो फिस्कल स्टिमुलस सरकार द्वारा लिया जाता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है और वो जो है आपकी अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी लेके आता है और इमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो इंपैक्ट होता है वो फिस्कल स्टिमुलाई का होता है। तो अगर मैं बोलूं कि कौन सा ज्यादा बेहतर कदम होगा तो मॉनेटरी स्टिमुलाई नहीं, फिस्कल स्टिमुलाई ज्यादा बेहतर कदम होगा। लेकिन अभी हमने क्या देखा? सरकार फिस्कल स्टिमुलाई पे कम फोकस कर रही है, सरकार मॉनेटरी स्टिमुलाई पे फोकस कर रही है, आरबीआई के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है सरकार। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है। इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत होगी, सबूत के साथ बताता हूं दिक्कत हो चुकी है और क्या दिक्कत होगी। देखो, हमने ये बोला कि आपके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोई भी कमर्शियल बैंक है, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? रेपो रेट अगर कम कर दिया, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या सोचा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सोचा कि एसबीआई अब क्या करेगा? एसबीआई सस्ती दरों में लोन देगा और एसबीआई क्या करेगा? अपना पैसा आरबीआई के पास नहीं रखेगा क्योंकि रिवर्स रेपो रेट कम है। लेकिन ये सोचा आरबीआई ने, एसबीआई ने ऐसा किया नहीं। एसबीआई ने ऐसा क्यों नहीं किया या फिर किसी भी कमर्शियल बैंक ने ऐसा क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। हमें नहीं पता कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, हमें नहीं पता कि मैं अगर किसी को 5 लाख रुपए लोन में देता हूं तो मुझे अभी श्योरिटी नहीं है कि वो बंदा मुझे मेरे पैसे वापस करेगा। और वैसे भी जो हिंदुस्तान के बैंक हैं वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से जूझ रहे हैं। तो क्या इस समस्या से जूझते हुए कमर्शियल बैंक भरोसा कर पाएंगे इन्वेस्टर्स के ऊपर? क्या वो 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए क्या वो दे पाएंगे दोबारा से? और बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कमर्शियल बैंक्स को कॉन्फिडेंस नहीं है बैंकों के ऊपर, सॉरी इन्वेस्टर्स के ऊपर, इस वजह से इन लोगों ने लोन नहीं दिए हैं। लोन जितना दिया जाता था कम कर दिया गया है। तो एसबीआई ने जो सोचा था मॉनेटरी पॉलिसी को कम करते हुए, रेपो रेट को कम करते हुए, रिवर्स रेपो रेट को कम करते हुए, एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं। बैंकों ने मार्केट में पैसा नहीं पहुंचाया। उल्टा क्या हो गया? उल्टा ये हो गया कि जो आपके इंडियन बैंक्स हैं, अगर आप देखें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस तरह की पॉलिसी बनाकर बैंकों के पास 6 लाख करोड़ रुपए छोड़ दिए। यानी जब आपने रेपो रेट को कम किया, रिवर्स रेपो रेट को कम किया, तो इस नीति को अपनाते हुए जो आपकी कमर्शियल बैंक है उनकी जेब में 6 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रह गए। ठीक, अब सोचा यह गया कि वो 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाले जाएंगे, लेकिन कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया? बिकॉज दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन देयर इन्वेस्टर्स, उन्होंने क्या किया? वो 6 लाख करोड़ रुपए मार्केट में नहीं डाले। उल्टा क्या कर दिया? उन्होंने 8.5 लाख करोड़ रुपए उल्टा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डाल दिए। 8.5 लाख करोड़ रुपए, तो ये तो नेगेटिव हो गया। रिजर्व बैंक ने 6 लाख करोड़ रुपए उनके अकाउंट में रहने दिए। इन लोगों ने बोला नहीं ठीक है, हमको नहीं चाहिए ज्यादा रेट पर, हमें जो है ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं
चाहिए कॉर्पोरेट से, हमें 3-4% भी चलेगा, लेकिन हमें सिक्योरिटी तो रहेगी कि 3-4% हमें वापस मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ ये 6 लाख करोड़ रुपए बल्कि 2.5 लाख करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा डाला और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा छोड़ दिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरीके से पिट गई हमारी। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में हम ध्यान दे नहीं रहे, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी काम कर नहीं रही है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो शुरू से लेकर, और ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी एक गवर्नमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है, शुरू से लेकर आज तक ऐसा रहा है कि हिंदुस्तान में मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन नहीं होता है। ठीक है, आपने कभी बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा कि रेपो रेट को कम कर दिया गया, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया और उसके बाद आप ये देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, आपको देखने को नहीं मिलता। बैंक उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं करते हैं, अपने पास रखते हैं उसको। ठीक है, तो आरबीआई केवल उनको डायरेक्शन दे सकता है, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी को ईज कर सकता है। आरबीआई उनको ये नहीं बोलेगा कि आपको लोन देना ही देना है, वो काम नहीं आरबीआई का। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद आ जाते हैं अगली, ये तो हो गया जो सारी कैलकुलेशंस है, जो सारे फिगर्स हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की स्पीच के बारे में बात करें तो 2-3 चीजें उसमें ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगी। एक तो ये 20 लाख करोड़ रुपए काफी इंपॉर्टेंट लग रहे थे, जिसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रही थी। दूसरा मुझे जो पर्सनली जो अच्छा लगा वो लगा उनके लेक्चर का, उनकी स्पीच का जो पहला पार्ट था, जिसमें वो लोगों को संबोधित कर रहे, लोगों को मोटिवेट कर रहे, लोगों को उम्मीदें दे रहे हैं। ठीक है, वो मेरे लिए बेस्ट पार्ट था। दूसरा जो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा पार्ट था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मनिर्भर। ठीक है, आत्मनिर्भर कैसे बने, तो ये दूसरा पार्ट है, सेम लेक्चर सेम स्पीच, लेकिन ये आत्मनिर्भरता के बारे में बात कर रहे हैं। तो यार देखो, इसको भी गलत समझ लिया। जब मोदी जी ये बोल रहे थे कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, तो ये नहीं बोल रहे थे कि बाहर के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना है, ऐसा उन्होंने नहीं बोला। हाँ, वो हमारी चॉइस है कि हम उसे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, बट मोदी जी का ये कहना नहीं था। बिकॉज अगर हमने ये गलती से कर दिया और अगर हमने फॉरेन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया तो वी विल मिस द बस। इस टाइम पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास एफडीआई को अट्रैक्ट करने की, जो सारी सरकारें अपने अपने लेवल पर ये काम कर भी रही है। उत्तर प्रदेश ने लेबर लॉस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, बहुत ज्यादा लिबरल कर दिया। तो क्यों किया उन्होंने, इसलिए क्या, ताकि बाहर की कंपनियां आए और वहां पर फैक्ट्री लगाएं। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं एफडीआई को। तो अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो बहुत कम चांस है कि सरकार ये चाहेगी कि हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को जो है बॉयकॉट करें। ठीक है, तो उनका कहने का मतलब क्या नहीं था। पहला तो ये, वो ये नहीं कह रहे थे कि भैया हमें अकेले रहना है, हमें आइसोलेशन में रहना है, ये नहीं था। आत्मनिर्भरता का मतलब अकेले रहना नहीं था। ठीक है, दूसरा वो क्या नहीं कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि एंटी फॉरेन प्रोडक्ट्स कॉल लो, यानी कि जो आपके विदेशी प्रोडक्ट है उनका बॉयकॉट करो, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा। ठीक है, अब अगेन वो पर्सनल चॉइस आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, बट ये उनका कहना नहीं था। तो क्या कहना था उनका, उनका ये कहना था कि जो हमारा सेल्फ रिलायंस है, जो हमारी आत्मनिर्भरता है, वो 5 पिलर्स पर, 5 खंभों पर टिकी होनी चाहिए। पहला खंभा है अर्थव्यवस्था, यानी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो आत्मनिर्भर हो, उसके ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी का कम से कम इंपैक्ट पड़े। ठीक है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ऑलरेडी हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने सोचा है। दूसरा ये कि 100 लाख करोड़ रुपए जब हम सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं, जेब से नहीं दे सकते 100 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो तुम अगर ये लग रहा है तुमको कि मार्केट को बंद कर दिया जाए और केवल डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमारा सारा काम हो जाएगा, सारा कल्याण हो जाएगा, तो बेवकूफी है, वो नहीं होने वाला। ठीक है, तो 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग खर्च करने वाले हैं। तो ये पिलर है, किस चीज के पिलर है, सेल्फ रिलायंस के। तीसरा डेमोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर काम करना है, लोगों के स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। आपने सुना भी होगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो उस कौशल विकास योजना के तहत जो है लोगों की स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो है पिलर है आपके सेल्फ रिलायंस। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा सप्लाई चेन के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सप्लाई चेन के ऊपर क्या काम कर रहे हैं, सरकार ने हाल फिलहाल जो लॉजिस्टिक जो आपका सेक्टर होता है, लॉजिस्टिक जो चेन होती है, सप्लाई जो चेन होती है, हाल फिलहाल अभी 1 से 2 साल पहले सरकार ने क्या किया, सरकार ने उसे इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस में नहीं आता था सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक नहीं आता था। लॉजिस्टिक मतलब जो आपका प्रोड्यूसर से लेकर आपकी थाली तक जो खाना पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है, तो वो जो चेन है वो सप्लाई चेन है। अब वो जो है वो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो ये सारे काम हम लोगों को कर रहे हैं, ऑलरेडी सरकार इनके ऊपर काफी अच्छा काम कर रही है, कर भी रही है, बढ़िया काम कर रही है। और ये इसी का मतलब है सेल्फ रिलायंस। इन 5 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करोगे तब जाके आत्मनिर्भर बन पाओगे। ये मतलब नहीं है उसका कि बस अब फूल पत्ती खाने हैं। ठीक है,
सो दिस इज इट, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लैंड लेबर लॉ, लिक्विडिटी, लिबरलाइज द इकोनॉमी। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टिमुलस की, तो उसमें सिर्फ पैसे से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, बल्कि उसमें और भी रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। पॉलिसी रिफॉर्म्स जैसे लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में आपने सुना होगा। लेबर लॉज को पूरी तरीके से यूपी चेंज कर रहा है, लॉज में काफी ज्यादा चेंजेस होंगे, बहुत सारे जो आर्काइव लॉज हैं उनको खत्म किया जाएगा, जो लॉज आपके आउटडेटेड जो हो चुके हैं उनको अपडेट किया जाएगा, नंबर ऑफ लॉज है उनको एक किया जाएगा वगैरह वगैरह। मार्केट में ज्यादा लिक्विडिटी डाली जाएगी, ठीक है, यानी लोगों की जेब में पैसा ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लिबरलाइज द इकोनॉमी, तो मोदी जी तो खुद ही बोल रहे हैं कि आपको इकोनॉमी को लिबरलाइज करना होगा, आपको इकोनॉमी को और ज्यादा खोलना पड़ेगा। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब आत्मनिर्भरता का मतलब गलत मत ले लो, ठीक है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये हो गया कि हमें इन सारे पिलर्स के ऊपर काम करना है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड ये मेरा प्रयास था, ये मेरी कोशिश थी कि इस टॉपिक को, ये बहुत ज्यादा बर्निंग इशू है, बहुत ज्यादा न्यूज में था और पता नहीं क्या क्या बकवास किए जा रहे हो, ठीक है। तो समझो यार, थोड़ा सा अच्छी तरीके से पहले रिसर्च करें, उसके बाद इन सारी चीजों के ऊपर कमेंट करें। किसी को भी अप्रिशिएट करने से पहले, किसी को क्रिटिसाइज करने से पहले, किसी को गालियां देने से पहले थोड़ा रिसर्च किया जाए, उसके बारे में पढ़ा जाए, उसे समझा जाए, तो शायद आप ज्यादा बेहतर बात कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थोड़ा सा सेंसिबल क्वेश्चन आप पूछेंगे तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, लेकिन अगर पता है आपको, ठीक है, तो थैंक यू सो मच।